नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपना जो है डिटेल से पढ़ लिया है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल पढ़ना है। हड़प्पा काल के बाद या ताम्रपाषाण काल के बाद जो काल आया था उसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल की अगर बात करें तो इसको भारत का ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस काल में हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और साहित्यिक साक्ष्यों को पढ़ा भी गया है, यानी कि साहित्यिक जो सबूत प्राप्त हुए हैं उनको पढ़ भी लिया गया है, तो उसी को आपका ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जो पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाता है आपका वैदिक काल। वैदिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में वेदों की रचना की गई। इसमें हमको 4 वेद पढ़ने हैं, ठीक है? इसमें हमको 4 वेद पढ़ने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है? तो ये 4 प्रकार के जो हैं 4 वेदों की रचना इस काल में की गई थी। इन चारों वेदों को पढ़ना है। टाइम पीरियड अगर समय की बात करें इस काल की तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास तक इस काल को पढ़ा जाता है, ठीक है? तो आइए करते हैं स्टार्ट। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री और डिटेल से, ठीक है, इसमें पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कुछ क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में भी मैं आपको जो है इसमें पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो प्रत्येक दिन एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो इतिहास का रहेगा आपका प्राचीन भारत जो हमारा चल रहा है, ठीक है, उसको भी हम इसमें पूरा करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए जी, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, जिसका नाम है आपका वैदिक काल। चलिए जी, वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो वैदिक काल की अगर मैं बात करूं, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है जो वेदों की रचना के समय से संबंधित है। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से, यानी कि बीसी से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मैंने आपको इससे पहले बताया कि जिस काल में वेदों की रचना की गई, जिस काल में 4 वेदों की रचना की गई, उसी काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपके 4 वेदों की रचना की गई, ठीक है? तो उसी के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? ऋग्वेद की रचना जिस काल में हुई, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो उसी काल को ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना गया। इसके अलावा दूसरा भाग जो रहेगा इसका, वो रहेगा आपका कौन सा? वो रहेगा आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों की रचना की गई थी और उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। समय की अगर बात करें तो ऋग्वेदिक काल आपका रहेगा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास तक। और अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की तो उत्तर वैदिक काल जो रहेगा वो रहेगा आपका 1000 बीसी से 600, इसमें 600 बीसी के आसपास है, ठीक है? चलिए जी, तो करते हैं स्टार्ट। आपका सबसे पहले प्रारंभिक, ठीक है, वैदिक काल। वैदिक काल की अगर बात करें, प्रारंभिक वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको प्रारंभिक वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अगर टाइम की बात करें तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास इस काल को माना जाता है। और इस काल में ऋग्वेद की रचना, इस काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, इसीलिए इसको ऋग्वेदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। आर्य जनजातियां मुख्य रूप से पंजाब और सरस्वती नदी के क्षेत्र में रहती थी, ठीक है? और वे कृषि, पशुपालन या यज्ञ केंद्रित जीवन शैली अपनाते थे। तो इस काल को कहा जाएगा आपका प्रारंभिक वैदिक काल, या इसी को कहेंगे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल, जो रहेगा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, सॉरी 1000 बीसी के आसपास तक, ठीक है? इसमें हमको केवल ऋग्वेद पढ़ना है और उसकी विशेषताएं। इसके बाद अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की, दूसरा भाग रहेगा इसका उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल आपका 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी या 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है, यानी कि 1 ईस्वी से 600 साल पहले की बात कर रहे हैं। 1000 से लेकर 600 साल पहले की इसमें घटनाएं हमको सारी पढ़नी है। इस समय यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी कि इन 3 वेदों की रचना की गई। कौन कौन से? यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा सामवेद, ठीक? इन तीनों वेदों की रचना जो की गई वो की गई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में, जो 1000 से लेकर 600 बीसी के आसपास माना जाता है। इसमें अगर बात करें समाज में वर्ग विभाजन की, इसमें हमको जानकारी मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आसपास स्पष्ट होने लगा था। और उत्तर भारत में गंगा यमुना दोआब में कृषि तथा स्थायी बस्तियों का विकास भी इस काल में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं आपका उत्तर वैदिक काल भारत का दूसरा नगरीकरण माना जाता है। पहला नगरीकरण का जो विकास माना जाएगा वो माना जाता है आपका हड़प्पा सभ्यता में, और इसको माना जाएगा दूसरा नगरीकरण उत्तर वैदिक काल को, ठीक है जी। तो बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम प्रारंभिक वैदिक काल, ठीक है, या पूर्व वैदिक काल के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। वैदिक काल में देवताओं की पूजा, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि, यज्ञ, सामाजिक संगठन,
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और धर्म ग्रंथों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी काल में महाकाव्यों, रामायण, महाभारत की प्रारंभिक कथाएं भी विकसित हुई। तो आपका जो पूर्व वैदिक काल था, जिसको आपका प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, इस काल में अनेक प्रमुख देवता थे, जैसे कि इंद्र हैं, 250 बार इनका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, 250 बार इनके बारे जो है इनके बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा बात करें अग्नि की, तो अग्नि के भी 200 बार उल्लेख हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा वरुण की भी आपकी चर्चा की गई है। तो इनकी जो चर्चा की गई है, इसीलिए इस काल को आपका ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल के जो सबसे प्रमुख देवता थे वे इंद्र थे, उनके बाद अग्नि का स्थान आता था। ठीक है, अग्नि को मनुष्य और आकाश के बीच का देवता माना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूर्व वैदिक काल या इसी को ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हैं या प्रारंभिक वैदिक काल भी इसको कहा जाएगा। तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास तक इस काल को माना जाता है। परिचय की अगर मैं बात करूं, पूर्व वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह समय है जब आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। यह काल मुख्यतः पंजाब और सरस्वती नदी के क्षेत्रों में व्यतीत हुआ। ठीक है, कहां पर? तो पंजाब का क्षेत्र रहा पाकिस्तान वाला, इसके अलावा सरस्वती नदी का जो आसपास का क्षेत्र है आपका हरियाणा वाला क्षेत्र, घग्गर नदी यहां से आजकल बहती है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ या व्यतीत हुआ। ऋग्वेद काल का समय का ऋग्वेद काल का प्रमुख ग्रंथ की अगर बात करें, ठीक, ऋग्वेद इस काल का सबसे प्रमुख ग्रंथ रहा है। कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, तो इस काल में ऋग्वेद की रचना की गई, इसलिए इसको ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। बात करें इसमें जो उस समय के समाज, धर्म, राजनीति और आर्थिक जीवन की जानकारी हमको देता है, उन सब की जानकारी हमको इसमें मिलेगी। आगे देखते हैं क्या क्या इस काल में जो है विशेषताएं थी। तो अगर बात करें भौगोलिक स्थिति की, ठीक है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें, तो ये क्षेत्र कहां कहां पर फैला हुआ था उसके बारे में देखना बहुत जरूरी है। देखिए भाई, पूर्व वैदिक काल में आर्य मुख्यतः सप्त सैंधव उस क्षेत्र को कहा गया जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का था। सिंधु और उसकी सात जो सहायक नदियां थी उनको सप्त सैंधव यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र इसको कहा गया सप्त सैंधव को, जो वर्तमान पाकिस्तान और भारत का पंजाब का क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, रहते थे। यह आधुनिक क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का कुछ भाग माना जाता है। यानी कि वर्तमान का जो पंजाब है, हरियाणा है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, ठीक है, लाहौर, पेशावर वाला क्षेत्र, तो वो सारा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसके अलावा सप्त सिंधु की प्रमुख नदियों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी थी? एक आपकी सिंधु थी, इसकी सबसे प्रमुख नदी। इसके अलावा सरस्वती, जिसको अब लुप्त माना जाता है, इसके जगह फिलहाल अगर बात करें तो घग्गर नदी, इसके जगह घग्गर नदी का विकास हुआ है हरियाणा व राजस्थान के क्षेत्र में। तो आपकी सरस्वती नदी थी। इसके अलावा झेलम, वितस्ता जिसको कहा जाता था, चिनाब नदी, अस्कनी जिसको कहा जाता था, रावी नदी जिसको पुरुषनी जिसको कहा जाता था। ठीक है, इसी के तट पर आपका 10 राज्य युद्ध होगा आपका। व्यास नदी की बात में विपाशा जिसको कहा जाता था और सतलुज, सतुर्दी जिसको कहा जाता था। ये कुछ सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं। इन्हीं के आसपास आर्यों ने इस सभ्यता का विकास किया या इस काल का विकास किया था, जिसको कहा जाता है पूर्व वैदिक काल। चलिए जी, आगे बात करें सामाजिक व्यवस्था की। इस काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, तो इस काल में अगर बात करें, पूर्व वैदिक काल में समाज जनजातीय था, यानी कि लोग जो है कबीला बनाकर, समुदाय बनाकर एक जो है आपका निवास करते थे। जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। इस काल में जाति व्यवस्था काफी कठोर थी। परिवार और समाज की अगर बात करूं, परिवार पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें या पूर्व वैदिक काल की बात करें, तो इस काल में समाज कठोर था, पितृसत्तात्मक था, इनके पुरुषों की प्रधानता थी, परंतु महिलाओं का भी बहुत सम्मान किया जाता था। इसके अलावा विवाह प्रथाएं सरल थी। बाल विवाह और सती प्रथा का उल्लेख इस काल में हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक है जी, तो आपका बाल विवाह, इसके अलावा सती प्रथा, दोनों फैक्ट याद रखना आप। इसके प्रमाण हमको इस काल में देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा प्रमुख विवाह प्रकार की अगर बात करें तो स्वयंवर, यानी कि महिलाएं खुद जो है अपने लिए वर का निर्माण, वो सॉरी चुनाव करती थी। ठीक है, गंधर्व विवाह था। इसके अलावा ब्रह्म विवाह था, आदि जो है इस काल के प्रमुख विवाह थे। समाज जनों की अगर बात करें कुलों में, तो समाज जो है कुलों में बटा हुआ था, यानी कि परिवारों में, ठीक है, वंश में बटा हुआ था, अलग अलग वंश में बटा हुआ था, जो कुलपति के नेतृत्व में चलते थे। जो कुल का जो प्रमुख होता था उसको कुलपति इस काल में कहा जाता था, पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, चलिए जी, आगे बात करेंगे सामाजिक वर्गीकरण या वर्ण व्यवस्था की अगर बात करते हैं, तो प्रारंभिक समाज में 4 वर्णों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। 10वां मंडल आएगा आपका ऋग्वेद का, आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपका 4 प्रकार के वर्णों की जानकारी हमको देखने को मिलती है। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मणों की अगर बात करें, ठीक है, का कठोर विभाजन इनमें कोई ज्यादा नहीं था। कर्म के आधार पर इनका जो है विभाजन किया गया था। तो कर्म के आधार पर कैसे था? ब्राह्मण यज्ञ और वेदों
वेदों के अध्ययन से जुड़े होते थे, यानी कि जो लोग यज्ञ करते थे, इसके अलावा वेदों का अध्ययन करते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया इस काल में। इसके बाद बात करें क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय योद्धा और राजा होते थे। क्षत्रिय जो थे ये योद्धा और राजा हुआ करते थे या सैनिक होते थे, ठीक है। तो इनका काम था शासन करना, ठीक है। इसके अलावा वैश्य की अगर बात करें तो व्यापारी व पशुपालन तथा कृषक यानी कि किसान, ठीक है। कृषि का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता था। तो वैसे में आते थे व्यापारी, पशुपालक और किसान, ठीक है। इसके बाद बात करें शूद्र की, तो शूद्र में आपके सेवकों के रूप में कार्य करते थे ये लोग, ठीक है। सेवक के रूप में कार्य करते थे, लेकिन इन्हें पूरी तरह से हीन नहीं माना जाता था। ये मोस्ट फैक्ट यह आपका, इनके पूरी तरह से आपका शूद्रों के साथ कोई भेदभाव ज्यादा नहीं था। बस ये जो है आपका जो उच्च वर्ग, जो ऊपर के जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, तो इनकी सेवा क्या करते थे, यानी कि यहाँ पर काम किया करते थे। बस इनके साथ कोई ज्यादा भेदभाव इस काल में नहीं था। तो आपका पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, आपका शूद्र जो आपकी चौथी श्रेणी बताई गई, चौथा वर्ग जो बताया गया शूद्रों का, इसमें आपका कोई ज्यादा भेदभाव इनके साथ में नहीं किया जा रहा था। लेकिन जो आने वाला जो है काल रहेगा, उत्तर वैदिक काल, उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव हो जाएगा। तो आर्थिक जीवन की बात करते हैं इसके अलावा। तो आर्थिक जीवन की अगर मैं बात करूं, पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। यानी कि सबसे प्रमुख इनका जो कार्य था वो था कृषि, उसके बाद था पशुपालन। यानी कि पशुपालन और कृषि दो इनके प्रमुख व्यवसाय थे, ठीक है जी। इसके अलावा कृषि व पशुपालन की बात करें तो गेहूं, जौ को यव कहा गया है। इसके अलावा चावल यानी कि धान, ठीक है, की खेती के प्रमाण हमको इस काल में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हल चलाने का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन सिंचाई प्रणाली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपका, सिंचाई प्रणाली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता, ठीक है। आपका कौन सा, तो ये है आपका कौन सा, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। तो इस काल में हमको, यानी कि जो 1500 से लेकर 1000 बीसी का जो काल हम पढ़ रहे हैं, उसमें सिंचाई का कहीं भी उल्लेख हमको नहीं मिलता, सिंचाई प्रणाली का। परंतु आपके कृषि के प्रमाण मिलते हैं, कृषि करने के। इसके अलावा हल चलाने का प्रमाण भी मिलता है, लेकिन लोहे का हल नहीं था वो, ठीक है। इसके बाद गाय को विशेष सम्मान प्राप्त था। इस काल में गाय को अघन्य यानी कि मारने योग्य नहीं, जो भी गाय को मारता था, ठीक है, उसको मृत्युदंड तक दिया जाता था, ठीक है। तो आपका गाय को बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया, लेकिन इसका वध नहीं किया जाता था। गाय का वध नहीं कर सकते थे। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी गाय का वध कर रहा है तो उसको दंड दिया जाता था, उसको सजा दी जाती थी। इसके बाद घोड़ा, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि भी इस काल में पाले जाते थे। तो इनके भी प्रमाण हमको इस काल में प्राप्त हुए हैं। तो ये इनका कुछ आर्थिक जीवन था। इसके बाद अगर बात करें व्यापार और विनिमय की, तो इस काल में व्यापार सीमित था, यानी कि व्यापार ज्यादा नहीं था। और व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय का मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे मान लो गेहूं दे दिए, उसके बदले चावल ले लिया, चावल दे दिए उसके बाद उसके बदले जो है जौ वगैरह ले लिया। तो वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार होता था। इसके अलावा सिक्कों का प्रचलन इस काल में नहीं था। सिक्कों का प्रचलन इस काल में नहीं था, लेकिन आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, निष्क। निष्क निष्क जो है, इसका प्रारंभ में आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता था। सोने का आभूषण था, ठीक है, सोने का आभूषण था, लेकिन बाद में इसका जो है उपयोग लेन देन में भी किया जाने लगा। तो इसको आपका पहला आभूषण, पहली मुद्रा माना जाता है। निष्क को पहली मुद्रा माना जाता है। आप इस फैक्ट को नोट कर सकते हैं, ठीक है। निष्क जो है ये आपका पूर्व वैदिक काल में सोने का एक आभूषण था, लेकिन बाद में इसको जो है मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी कि वस्तु के लेन देन में इसका प्रयोग किया जाने लगा था। जलमार्ग और स्थानीय मार्गों से भी व्यापार होता था, यानी कि व्यापार जो है स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के माध्यम से होता था। चलिए जी, अब बात करें इसके बाद आर्थिक व्यवस्था के बाद राजनीतिक जीवन की या राजनीतिक व्यवस्था की। तो इनका उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था उसके बारे में बात करते हैं जी, ठीक है। जन और जनपद, ठीक है। देखिए सबसे पहले था आपका क्या, जन, ठीक है, जन, ठीक है। उसके बाद बना फिर आपका जनपद, यानी कि बड़ा आकार हुआ तो जनपद बन गया, ठीक है। समाज जन नामक इकाइयों में बटा हुआ था, जिसमें कुल परिवारों का समूह शामिल था, यानी कि कुल मिलाकर एक जन हुआ करता था। जन कह सकते हैं एक गांव, ठीक है, यानी कि गांव। और उस गांव में होते थे अंदर ही क्या, परिवार, ठीक है। उसी के अंदर होते थे परिवार, ठीक है, परिवार, ठीक है। राजा को राजन कहा गया, यानी कि जन का जो प्रमुख होता था उसको राजन कहा जाता था। जो जन का मुखिया होता था, यानी कि जन का जो प्रमुख होता था, जैसे आज के टाइम में ग्राम जो है, ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको प्रधान कहते हैं। तो उसी तरह से जन का जो प्रमुख होता था उसको राजन कहा जाता था। और उस गांव में अनेक परिवार जो है निवास करते थे। इसके अलावा राज्य वंशानुगत नहीं था, यानी कि कुल मिलाकर ऐसा नहीं था कि राजन का लड़का राजन बनेगा या राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर वंशानुगत नहीं था। राजा का चुनाव सभा के द्वारा किया जाता था, जो लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा होता है। देखो लोकतंत्र, ठीक, जैसे आज के समय हमारे यहाँ पर सरकार का गठन जनता के द्वारा किया जाता था, उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में राजन का चुनाव होता था और वो गांव के लोग ही उसका चुनाव करते थे। जैसे गांव का अब फिलहाल वर्तमान में प्रधान चुना जाता था। कह सकते हैं कि जो ना स्थानीय स्वशासन
स्थानीय स्वशासन इस काल में भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद राजा के कार्यों की देखरेख के लिए एक सभा होती थी, यानी कि राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कि राजा सही प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए एक सभा होती थी। और दूसरी संस्था थी आपकी समिति। सभा और समिति दोनों, ठीक है, जिनको राजा की पुत्री भी कहा गया है, तो ये दोनों जो है राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थी। राजा को देखती थी कि राजा सही प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सभा की अगर मैं बात करूं तो बुजुर्गों की एक परिषद थी, यानी कि कुल मिलाकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति और सम्मानित और पढ़े लिखे व्यक्ति इसमें शामिल होते थे, जो राजा को सलाह देते थे, यानी कि कुल मिलाकर राजा के सलाहकार थे ये लोग। इसके बाद समिति की अगर बात करें तो आम जनता की सभा थी। इसमें कोई भी शामिल हो सकता था, जो प्रमुख योग्य व्यक्ति था उन सभी को इसमें शामिल किया जाता था, और जो प्रमुख निर्णय लेती थी, यानी कि इसके द्वारा ही कोई भी निर्णय लिया जाता था। जैसे आज के समय देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वैसे जो ना अगर बात करें प्रमुख, वास्तविक प्रमुख की, तो वे होते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए या राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद की सलाह पर ही आपके राष्ट्रपति काम करते हैं या प्रधानमंत्री काम करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर समिति जो थी ये सबसे प्रमुख थी। आम जनता की ये सभा थी, जो गांव के बारे में या जन के बारे में सभी प्रमुख निर्णय इसके द्वारा लिए जाते थे। ठीक, जबकि सभा की अगर मैं बात करूं तो सभा होती थी आपकी राजन की सहायता करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। चलिए जी, युद्ध और रक्षा प्रणाली की अगर बात करें तो इस काल में युद्ध के भी प्रमाण मिलते हैं हमको। युद्ध मुख्यतः भूमि और पशुओं के लिए किए जाते थे, यानी कि गाय की प्राप्ति के लिए इस काल में सबसे ज्यादा युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। राजा को गोप यानी कि रक्षक कहा जाता था। इस काल में राजा को राजन तो कहा जाता था, राजन के अलावा उसको गोप भी कहा जाता था, यानी कि रक्षक, जनता की रक्षा करने वाला या जन की रक्षा करने वाला या गांव की रक्षा करने वाला रक्षक भी उसको कहा गया, गोप कहा गया। ठीक है, तो आपका उसको गोप भी कहा जाएगा, राजन भी कहा जाता था राजा को। इसके अलावा जिसका मुख्य कार्य अपने लोगों और संपत्ति की रक्षा करना होता था। सोना संगठित नहीं, सॉरी सेना, ठीक है, इस काल की पूर्ववैदिक काल की या ऋग्वैदिक काल की सेना संगठित नहीं थी। युद्ध के समय लोगों को इकट्ठा किया जाता था, यानी कि जब कभी युद्ध होता था तो सेना का गठन कर लिया जाता था। उसके बाद सेना को, जितने भी आपके जो है आपके सैनिक थे, उन सबको अपने घर भेज दिया जाता था या सेना को भंग कर दिया जाता था। ठीक है, तो स्थायी सेना की मैं अगर बात करूं तो स्थायी सेना पहली बार जो रखेगा, स्थायी सेना, भारत में स्थायी सेना रखने वाला सबसे पहला शासक कौन रहेगा? घनानंद। नंद वंश का एक शासक था घनानंद, जिसके दरबार में चाणक्य भी निवास करते थे या कौटिल्य भी निवास करते थे। धनानंद कह लो या घनानंद कह लो, ठीक है, घनानंद या धनानंद। ठीक है, तो इनके द्वारा सबसे पहले स्थायी सेना का निर्माण किया गया और एक विशाल सेना बनाई थी, तो इसीलिए इनको भारत का पहला सम्राट भी इनको कहा जाता है। लेकिन उससे पहले जो राजन थे या जो राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा आपकी परमानेंट या स्थायी सेना का निर्माण नहीं किया गया, या स्थायी सेना उनके द्वारा नहीं रखी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो पूर्व वैदिक काल में बहुदेववाद का प्रचलन था, यानी कि बहुत सारे देवता थे और बहुत सारे देवताओं की पूजा इस काल में की जाती थी। ठीक है जी, इस काल में बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी। कौन से काल में भाई? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में बहुत से देवताओं की पूजा की जाती थी। कौन कौन से कुछ प्रमुख देवता हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और लोग जो है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा क्या करते थे, यानी कि प्रकृति की भी पूजा करते थे। प्रकृति जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, जल है, अग्नि है, जिनसे मनुष्य को लाभ होता था। पीपल का पेड़ है, वृक्ष है। इसके अलावा सांप आदि की भी इस काल में पूजा की जाती थी। कुल मिलाकर जो है बहुदेववादी थे, और दूसरा अगर कह सकते हैं तो प्रकृतिवादी थे, यानी कि प्रकृति की पूजा क्या करते थे। प्रमुख देवता की अगर मैं बात करूं तो सबसे प्रमुख देवता जो है इंद्र को माना जाता है, क्योंकि 250 बार ऋग्वेद में इनका उल्लेख हुआ है। 250 बार ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख हुआ है। सबसे प्रमुख देवता इन्हीं को माना गया और इनको पुरंदर भी कहा गया। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला या किलों को तोड़ने वाला। ठीक है जी, तो इंद्र का सबसे ज्यादा महत्व था इस काल में। इसके बाद अन्य देवताओं की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि अग्नि के 200 बार उल्लेख किया गया है। अग्नि का ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख किया गया है। यज्ञ के देवता जो देवताओं तक भोग पहुंचाने का कार्य, यानी कि मनुष्य और अंतरिक्ष या ईश्वर और मनुष्य के बीच का अगर किसी को देवता माना गया है तो वो माना गया किसको? अग्नि को। ठीक है जी, इसके अलावा वरुण देवता की अगर बात करें तो नैतिकता और ब्रह्मांड का रक्षक इनको कहा गया है। नैतिकता और ब्रह्मांड का रक्षक इनको कहा गया है। सोम देवता की अगर मैं बात करूं तो सोम रस एक पवित्र पेय पदार्थ होता था, तो उसके देवता इनको माना गया है। सोम के देवता माना गया किनको? सोम को। उषा की अगर मैं बात करूं, उषा जो है सुबह की देवी इसको माना गया है, या भोर की देवी भी इनको कहा जा सकता है। अश्वनी कुमार जो थे चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख देवता थे हमारे कौन से काल के? आपके पूर्व वैदिक काल के या ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। इसके बाद बात करें यज्ञ व अनुष्ठान की अगर मैं बात करूं, यज्ञ और अनुष्ठान की अगर बात करें तो इस काल में यज्ञ आदि की भी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, यज्ञ और अनुष्ठान, इस काल में मूर्ति पूजा नहीं थी। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका, हमारे वेदों में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं किया गया है।
हमारे वेदों में मूर्ति पूजा का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं किया गया है। देखिए, इस काल में मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख हमको प्राप्त नहीं होता। मूर्ति पूजा की अगर मैं बात करूँ तो कुषाण काल से शुरू हुई थी। मूर्ति पूजा की अगर मैं बात करूँ तो कुषाण काल से सबसे पहले, और जो है मूर्ति की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी और उन्हीं की पूजा की गई। उसके बाद लगातार जो है हिंदू धर्म में भी बहुत सारे देवताओं की मूर्ति बनाई गई और उनकी पूजा शुरू हो गई। ठीक है, ना ही इस काल में हमको मंदिर के प्रमाण प्राप्त हुए, ना ही मूर्ति की जो है मूर्ति के कहीं पे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कि मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी। ठीक है, केवल यज्ञों के माध्यम से देवताओं की आराधना की जाती है। यानी कि देवताओं का नाम लेकर यज्ञ वगैरह करके, अग्नि जलाकर, ठीक है, तो मंत्र पढ़ के या मंत्रों का उच्चारण करके ही आपका देवताओं की आराधना या उनकी पूजा की जाती थी। कुछ प्रमुख यज्ञ की बात करें, अग्निहोत्र। अग्निहोत्र की बात करें तो इसमें अग्नि की पूजा की जाती थी। राजसूय यज्ञ, राजा के अभिषेक के लिए, जब राज्य अभिषेक हुआ करता था किसी राजा का, तो उस समय राजसूय यज्ञ होता था। बात करें अश्वमेध यज्ञ, सबसे प्रमुख है आपका। अश्वमेध यज्ञ जो है सम्राट बनने के लिए किया जाता था। यानी कि इसमें आपका एक घोड़ा छोड़ा जाता था और वो घोड़ा जिस क्षेत्र पर भी, जहां तक भी चला जाता था, वो पूरा क्षेत्र उसी राजा का माना जाता था और जो भी उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसको उस राजा के साथ में युद्ध करना पड़ता था जिसका वो घोड़ा है, और दोनों में से जो भी जीतता था उसका ही वो क्षेत्र फिर सारा हो जाता था। चलिए जी, आगे बात करें आत्मा और पुनर्जन्म की, तो पूर्व वैदिक काल में मृत्यु के बाद जीवन के बारे में स्पष्ट विचार नहीं है। इसके बारे में कोई ज्यादा उल्लेख नहीं है। ठीक है, यम को मृत्यु का देवता माना गया है। एक और देवता की अगर बात करें तो यम, आज कह सकते हैं यमराज। ठीक है, यमराज यानी कि यम देवता का उल्लेख इस काल में किया गया है। मृत्यु का देवता इनको माना गया है, लेकिन पुनर्जन्म की अवधारणा विकसित इस काल में नहीं हुई थी कि भाई दोबारा जन्म होगा। ठीक है, पुनर्जन्म के बारे में इस काल में कोई अवधारणा हमको प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो हमने इस काल में क्या पढ़ा, सबसे महत्वपूर्ण कि इस काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, और प्रकृति की पूजा की जाती थी। इसके अलावा कुछ प्रमुख देवता थे, इंद्र, अग्नि, ठीक है, आपके, ठीक है, वरुण, तो इस तरह के देवताओं की पूजा की जाती थी। चलिए जी, आगे चलते हैं। शिक्षा और साहित्य की अगर बात करें तो शिक्षा और साहित्य की मैं आपको अगर बात करूं, ठीक है, तो शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गुरुकुलों में दी जाती थी। यानी कि अध्यापक जो गुरु होते थे वे गुरुकुल थे, उनमें ही आपके बच्चों को जाना पड़ता था और वहीं पर शिक्षा प्राप्त उनको होती थी। ठीक है, शिक्षा के मुख्य स्रोत की बात करें तो वेद। इस काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख आपका जो स्रोत था, जो पुस्तकें थी या ग्रंथ थे, उसको कह सकते हैं ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को ही पढ़ाया जाता था जो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। अन्य वेदों की बात करें, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में विकसित हुए थे। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, भाषा वैदिक, इस काल की अगर बात करें भाषा कौन सी थी, तो वेदों की भाषा थी आपकी कौन सी थी, संस्कृत। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत भाषा थी इस काल के वेदों की, ऋग्वेद की। जितने भी हमारे वेद वगैरह लिखे गए हैं वे सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और जिसमें मंत्रों और भजनों का उच्चारण हुआ है। यानी कि ऋग्वेद में भजन और मंत्रों का उच्चारण हुआ है। इसके बाद कला और साहित्य की बात करें, कला व संस्कृति की बात करें, तो इस काल में मंदिर या मूर्ति का प्रचलन नहीं था। यानी कि कहीं पर भी हमको मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। भारत का जो सबसे पहला मंदिर माना जाता है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। कहां पर, ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। उसी को सबसे प्राचीन या सबसे पहला विश्व का मंदिर माना जाता है, जिसकी आपकी खोज जो होगी या जो बनाया जाएगा आपका कब, गुप्त काल में। तो गुप्त काल में पहला मंदिर के प्रमाण प्राप्त होते हैं, उससे पहले कोई मंदिर हमको प्राप्त नहीं होता। बात करें मूर्ति पूजा की, ठीक है, तो मूर्ति पूजा सॉरी या मूर्ति कला, ठीक है, तो इस काल में मूर्ति कला का भी कोई ज्यादा विकास नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका एक वंश आएगा आपका कुषाण वंश, और उसके प्रमुख शासक होंगे जिनका नाम था कनिष्क। उनके समय गौतम बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनाई जाएगी, उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। इसी तरह से तो भजन और मंत्रोच्चारण और संगीत का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। इस समय जो है, एक तो आपका भजन किए जाते थे, इसके अलावा जो ऋग्वेद के मंत्र थे उनका उच्चारण किया जाता था। इसके अलावा संगीत, धार्मिक अनुष्ठानों में संगीत आदि का उपयोग भी किया जाता था। गायन और वादन के लिए वीणा प्रमुख यंत्र हो सकता है। आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन यंत्र, वाद्य यंत्र या बजाने वाला यंत्र कौन सा था, तो वीणा और अन्य वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता था। तो आपका पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में वीणा का विकास हो चुका था, तो वीणा का प्रयोग इसमें किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो इस काल के निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में भारतीय संस्कृति का आधारशिला था। ठीक है, आधारशिला था, और इस काल में आर्य जनजातियां संगठित होने लगी थी और धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक संस्थानों का विकास हुआ। यह काल कृषि, पशुपालन, यज्ञ और जनपद राज्यों के प्रारंभिक स्वरूप के लिए जाना जाता है। ऋग्वेद जो इस युग का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, ऋग्वेद उस समय के समाज, धर्म और जीवन शैली का महत्वपूर्ण स्रोत इसको माना जाता है। ठीक है,
ठीक है जी। तो ये था आपका कौन-सा, ये था जी आपका पूर्व वैदिक काल। इसके बाद हमको जो है अगली क्लास में हमको जो पढ़ना है, ठीक है? वो पढ़ेंगे हम आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास हमको कैसी लगी, आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताएँ, ठीक है? और यदि ये वीडियो या क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? नमस्कार। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है या डाउट है, ठीक, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, उसके उत्तर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है जी? नमस्कार।